देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये हमारा वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर एक लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन मोस्टली आ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन मिलता है। तो क्यों ना हम सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को आसानी से समझ लें कि गैसेस की जो सॉल्बिलिटी है वो लिक्विड्स में किस टाइप से होती है और किस टाइप से नहीं होती है, और वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं सॉल्बिलिटी को। ठीक है, देखिए 2018 में 2018 में एक क्वेश्चन आया था। 2018 में एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, aquatic animal can be survive in cold water but not in hot water. Why? क्वेश्चन क्या था? aquatic animal can survive in cold water but not in hot water. Why? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन से बस हमको ये समझ में आ गया कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2018 के जो बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, कि गैसेज की जो सॉल्बिलिटी होती है वो लिक्विड्स में किस टाइप से होती है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर बनाकर हम इसको समझते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये रहा हमारा कंटेनर जिसमें हमने क्या ले लिया? कुछ लिक्विड ले लिया। अब कुछ लिक्विड लेने के बाद हमने इसमें डिफरेंट गैसेस ऐड कर दी। देखिए, पहली चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए ये बात कि सारी की सारी गैसें जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती हैं। कुछ गैसें वाटर में सोल्यूबल हैं, फिर उन पर भी कंडीशन डिपेंड है। कुछ हाई एक्सटेंट वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, कुछ लेस होती हैं और कुछ लेज़र होती हैं। हर गैस का अपना अपना नेचर होता है, और जो सॉल्युबिलिटी है, गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो डिपेंड करती है उनके नेचर पर। ठीक है, और जब भी गैसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगी तो क्या बनाएंगी? एक होमोजीनस सॉल्यूशन बनाती हैं। मैं लिख देता हूँ, गैसेस गैसेस डिज़ोल्व गैसेस डिज़ोल्व इन लिक्विड्स gases dissolve in liquids to form homogeneous solution. तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि जब गैस वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेगी तो होमोजीनस सॉल्यूशन ही बनेगा, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब हेट्रोजीनस सॉल्यूशन क्यों नहीं बनेगा? भाई, वो गैसें जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं तो वहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। यानी गैस और लिक्विड दोनों क्या होंगे? लाइक होंगे, और लाइक का सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है? होमोजीनस सॉल्यूशन होगा। और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनने की तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम इजीली फाइंड आउट कर लें कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वो सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर जो गैसेस हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं वो तो होमोजीनस सॉल्यूशन ही बनाती हैं। अब हेट्रोजीनस गैसेस वो गैसेस जो डिज़ोल्व ना हो, अब जो गैसेस डिज़ोल्व ही नहीं होंगी तो वो तो सॉल्यूशन ही नहीं बनाएंगी। यानी यहाँ से क्लियर है कि सारी की सारी जो गैसेस हैं वो हमारी क्या बनाती हैं? होमोजीनस सॉल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि गैसेस जो हैं वो हमारे वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोर एक्सटेंट में जो हमारी गैस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है वो होती है O2। ठीक है, अगर मैं O2 और N2 यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपको समझाऊं कि किसकी सोलबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा है, तो याद रखिएगा O2 की सोलबिलिटी
वाटर के अंदर ज़्यादा होती है, N2 की कम होती है। इसको आप एक ग्राफ के थ्रू समझ लीजिए, जिसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्युबिलिटी ग्राम ऑफ गैस पर 100 ग्राम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सोलबिलिटी ऑफ गैस पर 100 ग्राम। यहाँ पर आप लिख लीजिए H2O, यानी 100 ग्राम H2O में गैस की कितनी सोलबिलिटी होगी। और यहाँ पर एक रीडिंग ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने रीडिंग ले ली 0। ठीक है, 0 के अकॉर्डिंग हम यहाँ से रीडिंग लेते जाते हैं। यहाँ पर हमने रीडिंग ले ली 0.001, ऐसी 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006 और 0.007। ठीक है, इस टाइप से हमने कुछ रीडिंग ले ली। और यहाँ पर जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर वर्सेस टेम्परेचर, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा कुछ इस टाइप से आता है, याद रखिएगा। इस टाइप से ग्राफ आता है नाइट्रोजन का। ये क्या है, N2, यानी 100 ग्राम वाटर में नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 0.003 ग्राम 100 ग्राम वाटर में नाइट्रोजन मिलेगी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ग्राफ कुछ ये आता है इस टाइप से, यानी ये O2। तो ऑक्सीजन कितनी डिज़ोल्व हो जाती है, 0.007 ग्राम ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो यहाँ से आप क्लियर कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो गैसें हैं, हर गैस जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं है, कुछ गैसें वाटर के अंदर डिज़ोल्व है। अब उन पर भी डिपेंड करता है कंडीशन कि कौन सी ज़्यादा डिज़ोल्व है, कौन सी कम डिज़ोल्व है। ये डिपेंड करता है उनके केमिकल नेचर पर कि उनका केमिकल नेचर क्या है। ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी मच रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू N2। आई होप आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस जिसकी वजह से वो आसानी से रिएक्ट कर जाती है H2O से। और H2O हमारा क्या, हम सभी लोग जानते हैं कि पोलर है। जहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर वो केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन N2 इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू O2, जिसकी वजह से केमिकल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना ऑक्सीजन में हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सोलबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा है और N2 की कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स की गैसेज की सोलबिलिटी लिक्विड्स के अंदर कैसे होती है। तो ये जैसे ये रहा हमारा, मैंने ये यहाँ पर कंटेनर लिया था, कंटेनर मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये हमारा लिक्विड है और यहाँ पर गैसेज मालिक्यूल्स जो हैं वो रेंडमली यहाँ पर घूमते रहते हैं। हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि गैसेज मालिक्यूल्स हमेशा रेंडमली मूव करते हैं लिक्विड के अंदर, कहीं पर भी हो वो रेंडमली ही मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन होने के बाद, इनके बीच में इंटरेक्शन होने के बाद क्या हो जाता है, ये रेंडमली मूव नहीं कर पाते हैं, इतना फ्रीली मूव नहीं करते जितना वो फ्री स्टेट में मूव करते थे। यहाँ पर उतना फ्री स्टेट में मूव नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर केमिकल इंटरेक्शन होने की वजह से उनका जो फ्री मूव था वो क्या हो जाता है, प्रोहिबिटेड हो जाता है, यानी इतना नहीं हो पाता है, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलबिलिटी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स में लिख देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलबिलिटी ऑफ गैसेज, द solubility of gases इन लिक्विड्स। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स के अंदर अफेक्टेड करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है, देखिए फर्स्ट फैक्टर है द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। द नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। देखिए फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर। और ये चीज़ हम पढ़कर आए हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में भी, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। वहाँ पर हमने बताई थी कि सॉलिड और लिक्विड अगर लाइक होंगे तो इजीली सॉल्बिलिटी हो जाएगी। अगर लाइक नहीं है, डिसलाइक हैं, तो वहाँ पर सॉल्बिलिटी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे कि दोनों पोलर होना चाहिए, दोनों नॉन पोलर होना चाहिए। अगर दोनों ही पोलर हैं तो वहाँ पर सॉल्बिलिटी हाई हो जाएगी। अगर दोनों ही नॉन पोलर हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो सॉल्बिलिटी हाई हो जाएगी। अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, लो होगी। ये बात याद रखिए कि नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर सेम है। यानी अगर नेचर सेम है तो सॉल्बिलिटी हाई, और नेचर सेम नहीं है तो सॉल्बिलिटी लो हो जाएगी। तो फर्स्ट फैक्टर है द नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो वाटर लेना है और गैस तो हमारा सॉल्यूट है। दूसरा फैक्टर है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, यानी जो हमने सोल्यूशन बनाया है वहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या रखा है, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, या सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, या जहाँ पर हमने सोल्यूशन बनाया वहाँ का टेम्परेचर क्या है। थर्ड चीज़ है प्रेशर। देखिए लिक्विड में मैंने आपको बताया था, सॉलिड लिक्विड के केस में, कि प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी हम कुछ यूँ कह लें कि इफ़ेक्ट तो होता है लेकिन वो इतना कम होता है कि वो आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, तो उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर का नो इफेक्ट। बट यहाँ पर बहुत इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आ जाती है, यहाँ पर बात आती है लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस में प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बस नॉर्मली 3 फैक्टर हैं, एक नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा है प्रेशर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द नेचर ऑफ द गैस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हाँ नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा है नेचर, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से हमें समझना चाहिए कि आखिर सॉल्बिलिटी किसी की ज़्यादा किसी की कम क्यों होती है, ये किस पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स ले ली हैं, कुछ एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी सॉल्बिलिटी कम, इनकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है। फिर मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है कि इसकी सॉल्बिलिटी कम है, इसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट लिया है वो क्या है, द नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। गैस और सॉल्वेंट दोनों का हमें क्या देखना, नेचर। तो नंबर 1 हमने यहाँ पे ले लिया नेचर में हमने यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है, यहाँ पर सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, वाटर, और सॉल्यूट क्या रहेगा हमारे पास, सॉल्यूट रहेगा गैस। कोई भी गैस हो सकती है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई हैं। एक हमने लिखा है लेस सोल्यूबल, मतलब वो गैस जो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, और वो गैस जो वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल है। हमने इनको 2 कॉलम में बनाया। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन कौन सी गैसेज ऐसी हैं जो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है। देखिए N2 वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, H2 वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, O2 वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, हीलियम वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, ETC। और भी बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी गैसेज जो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। देखिए NH3 अमोनिया वाटर के अंदर बहुत सोल्यूबल है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर बहुत सोल्यूबल है, HCl वाटर के अंदर बहुत सोल्यूबल है। अब देखिए ये चीज़ हम देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ रहती है जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बढ़ जाती है। देखिए सबसे पहले NH3 की रिएक्शन हम करके देखते हैं वाटर के साथ। देखिए NH3 जब भी वाटर में इसको डिज़ोल्व किया जाता है, यानी अमोनिया को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, तब हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी यहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से देखिए अमोनिया और वाटर के बीच में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हम ले लें SO2 की हम
वाटर के साथ सोलबिलिटी देखते हैं, जब SO2 की वाटर के साथ सोलबिलिटी देखते हैं तो क्या बनता है हमारा H2SO3 बनता है। क्या बनता है हमारे पास H2SO3, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड है। ये सल्फ्यूरस एसिड हमारे पास बनता है। तो देखिए ये भी केमिकल रिएक्शन, और आई होप आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको बताया था एसिड रेन। तो एसिड रेन का जो आपने पढ़ा एसिड रेन, तो उसके लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ कंबाइन रिएक्शन रिजेक्ट करके क्या बना लेता है, ये सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। सल्फ्यूरस एसिड के बाद जो एसिड रेन होती है उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहेगा, HCl वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है HCl एक्वस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl क्या थी, हमारी गैस थी। HCl क्या थी, गैस थी। HCl गैस क्या कर रही है, वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना रही है, लिक्विड, यानी HCl हमारे क्या बन गया, एक्वस बन गया। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही। यहाँ पर क्या हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी जो केमिकल बॉन्ड है वो क्या बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दीज रिएक्शन, जिसकी वजह से इनकी सोलबिलिटी ज़्यादा, इनकी सोलबिलिटी कम है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट। अब हम सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। अब वाटर की जगह हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया, हमने वाटर की जगह सॉल्वेंट ले लिया एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल लेने के बाद हम देखते हैं ये जो रिएक्शन, ये जो हमने ये नेचर पढ़ाई, जस्ट अपोजिट हो जाता है, सोलबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमने अमोनिया की बात की थी, अमोनिया वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, वहीं अमोनिया एथाइल अल्कोहल के अंदर कम सोल्यूबल है। H2S की बात करेंगे, हर H2S की बात करेंगे तो H2S जो है वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल था, जबकि एथाइल अल्कोहल के अंदर लेस सोल्यूबल है। देखिए O2N2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, लेकिन एथाइल अल्कोहल के अंदर ये ज़्यादा सोल्यूबल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के अंदर ये कम सोल्यूबल होता है। एक बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होता है, बहुत कम सोल्यूबल होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए CO2 भी इसी कैटेगरी में आता है, ये वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होता है। या हम बोल दें शॉर्ट टाइम सोल्यूबल है, ये बहुत कम टाइम के लिए ये सोल्यूबल होता है, उसके बाद ये क्या होता है, ये एस्केप हो जाता है। एक बात याद रखिए, एक कम टाइम के लिए सोल्यूबल होता है, उसके बाद ये एस्केप हो जाता है, वाटर के अंदर से निकल जाता है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक जब भी आप ओपन करते हैं तो वहाँ से जो गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो वाटर के अंदर वो लेस सोल्यूबल है और कम टाइम के लिए शॉर्ट सोलबिलिटी है उसकी, इसलिए उसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके रखा जाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह में सारी चीज़ें देखी होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एथाइल अल्कोहल में मोर सोल्यूबल है। अभी देखिए, आप ये चीज़ देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि जो नेचर है, नेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचर अगर उनका सेम है, यानी पोलर टू पोलर हैं, तो सोलबिलिटी हाई होगी, और नॉन पोलर हैं, सोलबिलिटी हाई होगी। और पोलर नॉन पोलर आपने अगर कर दिया तो वहाँ पर सोलबिलिटी लो हो जाती है। ठीक है, और उनके बीच में, फिर उनके बीच में इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। उनके बीच में इंटरेक्शन कहता है, केमिकल बॉन्ड कैसा बनना है, केमिकल रिएक्शन किस टाइप से हो रही है, जिस पर ये डिपेंड करता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आता है, दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है टेम्परेचर। दूसरा हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर आता है। और यहीं से 2018 में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पॉइंट से। तो देखिए ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और आई होप आपने पढ़ रखा होगा कि जो टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलबिलिटी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलबिलिटी के, यानी आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे गैसेज की लिक्विड के अंदर सोलबिलिटी कम हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैसेज की लिक्विड के अंदर सोलबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो गैसेज हैं, गैसेज का नेचर है कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैसेज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब हम उनको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो वाटर से गैसेज मॉलिक्यूल एस्केप होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी वाटर से निकलना स्टार्ट कर देंगे, जिससे वाटर के अंदर गैस की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और सोलबिलिटी कम होती ही रहेगी, ओब्वियसली सी बात है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए।
हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज़, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस decreases with increases the temperature। ठीक, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये बात याद रखना, ये क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप क्या पढ़ लें, आप ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। ली चैटेलियर जो प्रिंसिपल है वो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। आई होप आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हों ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी, आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के ये बात लिख लीजिए कि कुछ एक गैसें ऐसी हैं हमारे पास, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन गैस की बात करें, या हम बात करें इनर्ट गैसेज की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, या इनर्ट गैसेज की बात करें, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी क्या करती है, स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाती है, स्लाइटली इंक्रीज़। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ गैसेज जैसे हाइड्रोजन हैं, इनर्ट गैसेज हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए आपके पास, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका एल्कोहल हो गया, आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, या आपका पास हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कोहल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, या नेक्स्ट आपके पास एसीटोन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये नॉन एक्वो सॉल्वेंट हैं। एक बात याद रखना कि अगर हम नॉन एक्वो सॉल्वेंट लेते हैं तो हाइड्रोजन है और इनर्ट गैसेज इनकी सॉल्बिलिटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ पर आप अच्छे से ये नोट याद रखिएगा। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्वाटिक एनिमल कैन ईजिली बी सर्वाइव इन कोल्ड वाटर बट नॉट इन हॉट वाटर, वाई। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए एक्वाटिक एनिमल हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, और उनको रेस्पिरेशन के लिए किसकी नीड होती है, ओबियसली सी बात ऑक्सीजन की नीड होती है। अब ऑक्सीजन वाटर के अंदर सोल्यूबल है। अभी हमने ये फैक्टर पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्बिलिटी कम हो जाती है। अगर हम बात करेंगे कोल्ड वाटर की, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सोल्बिलिटी ज़्यादा होगी, यानी गैसेज हाई एक्सटेंट में प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन वहाँ हाई एक्सटेंट में प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल इजीली रेस्पिरेशन कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे हॉट वाटर की, तो हॉट वाटर का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो O2 की वहाँ पर जो क्वांटिटी है यानी O2 की परसेंट है वो वहाँ पर कम रहेगी, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड हमारा जो है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसके लिए आप बस एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रेशर जो है, प्रेशर आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली प्रपोजन कर दीजिए सोल्युबिलिटी के। प्रेशर क्या किया आप, डायरेक्टली प्रपोजन कर दीजिए सोल्युबिलिटी के, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप इसको जो है वो कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम बात करें सोल्युबिलिटी, हम बात करें प्रेशर सोल्युबिलिटी की, सोल्युबिलिटी एंड प्रेशर के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी के बीच में, तो देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी क्या करेगी, सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी हमारे पास
बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसके बाद ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, यानी कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा कि फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ याद रखिए, मैंने डायरेक्टली प्रपोजल लिख तो दिया, ये सिर्फ इसलिए लिख दिया कि जिससे आप इसको शॉर्ट में याद रख पाएँ। एक बात याद रखिए कि अगर आप बोलेंगे कि आप प्रेशर बढ़ाते जाएं और सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी तो एक लिमिट तक, लिमिट के आगे ये हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप जनरली बोल सकते हैं कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। देखिए यहीं पर आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट जो रूल यहाँ पर आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, हेनरी लॉ। वो हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ, जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, सबसे पहले मैं हेनरी लॉ की डेफिनेशन लिखता हूँ। हेनरी लॉ कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, देखिए इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, in the vapor phase, in the vapor phase is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction of the gas in the solution। देखिए क्या कह रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, यानी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर को हम ले लेते हैं पी से, किससे ले लेते हैं, पी से। तो बोल रहे हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, लेकिन वो इस पर भी कंडीशन है, किस में, वेपर फेज में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द मोल फ्रैक्शन, और ये हमारा एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी जो गैस का वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हेनरी लॉ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो देखिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ हेनरी, यानी हेनरी के एच, हेनरी कांस्टेंट यानी एक्स, ये आता है आपका हेनरी लॉ, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच क्या है यहाँ पर, के एच यहाँ पर क्या है, के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, के एच हमारा है हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिए। और जो के एच की वैल्यू है, के एच की वैल्यू भी डिफरेंट रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, एक बात याद रखिए, डिफरेंट टेम्परेचर पर तो के एच वैल्यू इज वेरीज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे तो के एच की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो के एच की वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो के एच की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। और कुछ वैल्यूज़ जो हैं के एच की वो आपको याद रखना पड़ेंगी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ जो हैं आपको याद रखना पड़ेंगी, और ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, बहुत जल्दी मैं आपको ये कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ पी और एक्स के लिए, यानी
वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ होती है तो ग्राफ कैसा आता है, देखिए ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और इसके बीच में जब ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये चीज़ याद रखिए। अब स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये हो जाएगा स्लोप के एच, स्लोप के एच। ये चीज़ जो है आपके क्लियर हो गई। हेनरी लॉ क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ हेनरी लॉ को। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है कि जो वेपर वेपर प्रेशर है किसी भी गैस का, सॉरी, पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वेपर फेज में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए वेपर जो पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। हमने क्या किया, साइन हटाया, इसकी जगह पर कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट को बोलेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और इसकी जी क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती हैं। तो ये था आपका हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ की बात आती है, तो बात आती है इसकी लिमिटेशन की भी और बात इसकी एप्लीकेशन की भी। तो इसकी लिमिटेशन क्या है वो देख लीजिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन है कि अगर आप चाहते हैं हेनरी लॉ सही से वर्क करे तो क्या होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। हाई प्रेशर पर ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। एक बात याद रखना, ये वैल्यू क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर पर ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, यानी ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। इस रूल के लिए आपको क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। अगर आप हाई प्रेशर करेंगे तब क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी के एच जो वैल्यू है वो क्या कर जाता है, वो डेविएट कर जाता है, जिसकी वजह से रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेकंड क्या है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं रहना चाहिए। द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो के एच है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तब के एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और के एच की वैल्यू चेंज होते ही ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी चीज़ क्या है, जो गैसेज हैं, जो हमारी गैसेज हैं वो क्या होना चाहिए, नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, यानी जो गैस हैं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही वो डिसोसिएट होना चाहिए, कि ऐसा भी नहीं वो डिसोसिएट हो जाएं या एसोसिएट हो जाएं। ये चीज़ भी हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी गैस ले रहे हैं उस गैस का नेचर भी हमें याद रखना चाहिए कि वो गैस ना तो ऐसा हो कि वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए, ना ऐसी गैस हो कि वो डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। एसोसिएट हो जाएगा तब भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो इसकी ये 3 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है, प्रेशर इज़ लो, प्रेशर लो होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। और तीसरी लिमिटेशन क्या है इसकी, कि जो हमने गैस ली हैं वो कैसी होना चाहिए, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। और केमिकली इनर्ट होने का मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और गैस ना वो डिसोसिएट हो और ना एसोसिएट हो। डिसोसिएट और एसोसिएट अगर हो रही हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हेनरी लॉ है ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की।
तो इसके एप्लीकेशन भी हैं। एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है हमारे पास इन डीप सी डाइविंग। देखिए, इन डीप सी डाइविंग, या हम बोल सकते हैं स्क्यूबा डाइविंग। देखिए, ये चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी स्क्यूबा डाइवर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब N2 का वहाँ पर क्या काम है? क्वेश्चन तो ये है कि N2 का वहाँ पर क्या काम है O2 के साथ। तो देखिए, जस्ट अभी हम पढ़कर आए हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, आप अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेकर जाते हैं सिलेंडर में, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जैसे जैसे आप वाटर में डीप जाते जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जो सोलबिलिटी है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की जो सोलबिलिटी है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को लेते हैं। इसके लिए हम क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। जो क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, N2+O2, और प्लस में हीलियम गैस भी लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? देखिए, N2 का काम क्या होता है, O2 तो हम जानते हैं रेस्पिरेशन में काम होती है, लेकिन N2 का क्या काम होता है, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, जब आप हाई प्रेशर पर जाएंगे तो वहाँ पर गैस जो होगी वो बहुत जल्दी कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। देखिए, N2 जो गैस है, N2 गैस क्या करती है, N2 गैस ये करती है, देखिए N2 गैस जो है वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, ना ही तो वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, नहीं वो ब्लड में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, नहीं वो O2 के साथ बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो देखिए, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 के साथ N2 भी बॉडी के अंदर जाती है, तो N2 क्या करती है कि O2 को बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होने देती है, और जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती तो एक लिमिट में ही सोल्यूबल होती है जब स्क्यूबा डाइवर नीचे से ऊपर आता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हीलियम क्यों ली जाती है? जब स्क्यूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं तो N2 जितनी स्पीड से ये ब्लड में डिज़ोल्व होती है उतनी स्पीड से ये बॉडी से एस्केप होने निकलती है, बॉडी से निकल गायब हो जाती है। जिसकी जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते जाते हैं, N2 जितनी स्पीड में निकलती है उतनी स्पीड में हमारी जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, यानी उसकी वजह से जो ऑक्सीजन मसल्स में प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से ये डर रहता है। ये डर नहीं, ऐसा होता है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो क्या होती हैं, कभी कभी वो आर्टरीज़ के या कैपिलरीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक होने के साथ साथ वो ब्लास्ट भी हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं बैंड को रोकने के लिए हम क्या इसमें सॉल्वल कर लेते हैं, हम इसमें हीलियम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम हीलियम कितनी लेके जाते हैं, देखिए हीलियम इसमें लेके जाते हैं 11.7%, ठीक है। और यहाँ पर हम नाइट्रोजन लेके जाते हैं 56.2%, और यहाँ पर ऑक्सीजन लेके जाते हैं 32.1%, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, इन डीप सी डाइविंग। दूसरा हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड। और थर्ड जो है वो क्या है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो ये आपका हेनरी लॉ क्लियर हो गया। देखिए, इसके 3 लिमिटेशन हैं,
और 3 ही मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी। पहला एप्लीकेशन इन डीप सी डाइविंग, दूसरा मैंने एट हाई एल्टीट्यूड, तीसरा मैंने आपको बोला इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो इसके 3 एप्लीकेशन हो गए और 3 लिमिटेशन। चलिए अब यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए न्यूमेरिकल क्या है इसका, न्यूमेरिकल ये रहा। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है इफ़ N2 गैस इज बबल्ड, इफ़ N2 gas is bubbled through water at 293 K, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. The KH for N2 at 293 K is 76.48 K bar. ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें KH गिवन है, तो देखिए ऊपर से देखते हैं इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, जो N2 गैस है वो वाटर में से बबल हो रही है, वाटर में से निकल रही है। टेम्परेचर कितने पे, 293 केल्विन पर। अब ये पूछ रहे हैं कि N2 के कितने मोल्स वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, और वाटर कितना है, 1 लीटर वाटर है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि N2 कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। N2 का प्रेशर जो है वो N2 कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, 0.987, यानी प्रेशर जो है वो कितना है, 0.987 बार। और यहाँ पर जो KH की वैल्यू है, KH की वैल्यू गिवन है यहाँ पर हमारे पास 76.48 के बार, और ये क्या है, बार। तो हम क्या करते हैं, इसको भी बार में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7648 और 0 बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको भी बार में चेंज कर लिया। अब यहाँ से पूछा क्या गया, यहाँ से पूछा गया कि कितने मोल्स वाटर के अंदर डिजोल्व है। अब मोल्स पूछा गया है, यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये तो कहता है P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो देखिए हमें P भी गिवन है, हमें KH भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इसको लिख सकते हैं P/KH। क्या लिख सकते हैं, P/KH लिख सकते हैं। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.987 डिवाइड बाई 76.480। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारे पास कितना आ गया, 1.29 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब हम वाटर के अंदर देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं, वाटर के अंदर देखते हैं। तो वाटर के अंदर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए हम अच्छे तरीके जानते हैं कि वाटर के कितने मोल्स होते हैं। एक बात याद रख लीजिए, 1 लीटर H2O इक्वल टू 56.5 मोल्स। 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं, 56.5 मोल्स होते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ये याद रख लीजिए कि 1 लीटर H2O में कितने मोल्स होते हैं, 56.5 मोल्स होते हैं। अब देखिए हम N2 का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, N2 का। N2 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो देखिए N2 के मोल्स हमारे पास कितने गिवन हैं, N2 के मोल्स हमारे पास गिवन हैं 1.29। N2 के मोल्स कितने गिवन है, 1.29 डिवाइड बाई 1.29 और प्लस 56.5। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों की, 1.29 इंटू 10⁻1.29 इंटू 10⁻⁻2 है। अगर हम कंपेयर करें 56.5 और ये 1.29 इंटू 10⁻, तो ये क्या है, बहुत वैल्यू कम है। ये वैल्यू क्या है, बहुत कम है। किसके कंपेयर में,
वाटर के कंपेयर, मोस्ट ऑफ वाटर के कंपेयर में इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास बहुत कम है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या रह जाता है, XN2 इक्वल टू NN2 डिवाइड बाई NH2O। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए N नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है भाई, नंबर ऑफ मोल्स N2 की तो पूछा है कि कितने मोल्स N2 के डिजोल्व हो रहे हैं, तो वही निकालना है। तो देखिए ये हमें वैल्यू गिवन है कितनी है, 56.5। और देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वो हमने निकाल लिया, तो कितना आया था, ये हमारा आया था 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। सॉरी, ये 5 होगा, 5 होगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। देखिए हमें N2 निकालना है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इजीली निकाल सकते हैं। 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 56.5। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे 0.716 मोल आएगा। इतने मोल्स 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। देख लीजिए ये आपको समझ में आया नहीं आया, ये क्वेश्चन आपको आप कमेंट करके बताइएगा। सारे बच्चे ये कमेंट करके अब मुझे बताएं कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इस न्यूमेरिकल की। और आप लोगों से मैंने एक बात बोली थी कि आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई न्यू वीडियो